गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं तुम सबका अपने इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में, जहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में अब तक हम पढ़ चुके हैं अधिशोषण किसे कहते हैं, उत्प्रेरण किसे कहते हैं और उत्प्रेरण के प्रकार। इसके पिछले वीडियो में मैंने कोलाइड्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन किया था। कोलाइड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, इन सब चीजों की चर्चा हमने की थी। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और चैप्टर्स को क्रमबद्ध तरीके से आगे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोलाइड्स बच्चों, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कोलाइड एक निकाय है, एक सिस्टम है जहां पर दो माध्यम होते हैं, एक परिक्षेपण माध्यम, दूसरी परिक्षिप्त प्रावस्था, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, अर्थात एक माध्यम में दूसरे माध्यम के कण विलय किए जाते हैं और एक विषमांगी निकाय बनता है। इस विषमांगी निकाय को हम कोलाइड्स कहते हैं। कोलाइड्स की परिभाषा पिछले चैप्टर में दी थी, वो पुरानी अवधारणा थी। नई अवधारणा के अनुसार कोलाइड्स वे पदार्थ हैं जो चर्म पत्र झिल्ली से विसरित नहीं होते, अर्थात ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जो चर्म पत्र झिल्ली यानी परचामेंट मेम्ब्रेन से आसानी से छाना ना जा सके, आसानी से निकाला ना जा सके, तो ऐसे निकाय को कोलाइड कहते हैं। यदि चर्म पत्र झिल्ली से कोई विलयन आसानी से विसरित हो जाता है तो उसको क्रिस्टलाभ कहते हैं, क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। तो ये तो साधारण परिभाषा थी। चलते हैं हम लोग अपने कोलाइड्स पर, जहां से मैंने इसको छोड़ा था। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कोलाइड्स जो होते हैं उनमें एक परिक्षेपण माध्यम होता है और उसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण वितरित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि पानी में तेल को मिलाया जाए तो पानी और तेल एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, वो दो भिन्न प्रावस्थाएं होंगी। और अगर उसको अच्छे से मिक्स करने की कोशिश करें किसी भी दूसरी विधि द्वारा, क्योंकि साधारणतः मिक्स नहीं होगा, तो ऐसे में जो तैयार होगा वो कोलाइड कहलाएगा। और इसी आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड्स को बांटा गया है, कई वर्गीकृत किया गया है कई वर्गों में, जिनमें से यहाँ पर मैंने बोर्ड पर दिखाया है। कुल मिला के लगभग 9 वर्ग होते हैं, लेकिन 9 में से एक नहीं होता, एक संभव नहीं है, तो कुल मिला के 8 वर्ग होते हैं। तो उस आधार पर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार पर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और इनका नाम। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले जब हमने लिया है परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, यानी कि ठोस को घोला जाए किसी माध्यम में, यानी कि यदि माध्यम ठोस है, ठोस में ठोस को अगर घोलते हैं तो उसको ठोस साल कहते हैं। और इसका उदाहरण होता है जैसे मोती है या नीलम है या रत्न जड़ित जो पत्थर होते हैं, जिनमें क्या होता है, आप ध्यान से देखो, अगर किसी मोती को ध्यान से देखो तो वो अंदर से पूरा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी नहीं होता, उसके बीच में कुछ सफेद सफेद सा कण होते हैं। तो वहां पर दोनों ही ठोस है लेकिन दोनों समांगी नहीं है, विषमांगी निकाय है, और ऐसे में ये कोलाइड बनता है। इसको हम ठोस सॉल कहते हैं। दूसरा है जब मेरा परिक्षेपण माध्यम द्रव है, यानी कि लिक्विड में ठोस को घोला गया है। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। इसको हम सॉल कहते हैं, इसका हम डिटेल में स्टडी बात में करेंगे। यानी द्रव में ठोस को घोला गया है। उदाहरण के तौर पर स्टार्च है, प्रोटीन है, ये सब सॉल के उदाहरण है। इस पर लंबा डिस्कशन चलेगा, यही इंटरमीडिएट के कोर्स में है। अगला है परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, यानी गैस में ठोस के कण घुले हुए हैं। ऐसा कोई एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आएगा नहीं? तो मैं बताता हूं, जैसे धुआं, जैसे धूल को अगर ध्यान से देखो तो क्या है, धूल में हवा में मिट्टी के ठोस कण, बालू के ठोस कण मौजूद हैं। वो कुछ इस तरह से वितरित हैं कि पूरी हवा में हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कि कमरे में, कभी बंद कमरे को ध्यान से देखो, सुबह खोलो तो क्या होता है कि कमरे में मौजूद जो हवा होती है उसमें धूल के कण नीचे किसी कुर्सी पर, मेज पर, अलमारी पर, दीवार पर चिपक जाते हैं, नीचे बैठते हैं। ये धूल कहाँ थी? ये धूल तो उस हवा में थी
जिस हवा में हम जिस कमरे के अंदर जो हवा थी उस हवा में ये धूल थी। तो कहने का मतलब साधारण तौर पर हवा में धूल होती है और ये एक कोलाइडी निकाय बनाता है जहां पर गैस में ठोस के कण होते हैं, जिसको हम ठोस एरोसॉल कहते हैं। या किसी गाड़ी के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं को देखो, जनरेटर के साइलेंसर से निकलने वाले धुएं को देखो, तो धुआं क्या है तो गैस, लेकिन उसमें कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स घुले हुए हैं और वो कुछ इस तरह से घुले हुए हैं कि धुएं के साथ वो हवा के साथ वो भी उड़ रहे हैं, और ऐसे में हम इसको कहते हैं ठोस एरोसॉल। नेक्स्ट है ठोस में द्रव। अगर किसी ठोस में द्रव को घोल दिया जाए या ठोस में द्रव घुला हो तो इस ऐसे को जब ठोस में कोई द्रव घुला होता है जिसको हम जेल कहते हैं। और एग्जाम्पल इसका है जैसे मक्खन, जैसे पनीर की भौतिक अवस्था आप ठोस नहीं कह सकते। पनीर में वसा है, फैट है, और उस फैट में द्रव घुला हुआ है, बीच में पानी घुला हुआ, अगर उसको आप दबाएंगे तो उसके अंदर से पानी निकलता है। कहने का मतलब ये जो भौतिक अवस्था इसकी है ये ठोस में द्रव है और इसको हम कहते हैं जल अवस्था। इसी प्रकार से कोलाइड होता है द्रव में द्रव, यानी कि किसी एक द्रव में दूसरा द्रव लेकिन समांगी नहीं। ध्यान दें, द्रव में द्रव अगर घोलेंगे तो वैसे तो विलयन बन जाएगा। जैसे एक गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका डाल दें तो वो तो विलयन बन जाएगा, वो समांगी निकाय बन जाएगा, तब हम इसको कोलाइड नहीं कह सकते। लेकिन 1 गिलास पानी में 1 चम्मच तेल डाल दें तो वो समांगी नहीं होगा। दोनों की भौतिक अवस्था द्रव है, लेकिन दोनों एक दूसरे में समान रूप से वितरित नहीं है, और तब बनता है क्या, पायस। ऐसे कोलाइड को हम पायस कहते हैं। ये पायस भी हमको पढ़ना है, मैं बता दूं तुम्हें, ये पायस भी हमको पढ़ना है इसी ये इंटरमीडिएट में। और एक दूसरा ये सॉल्ट, इस दो पर हमें लंबा डिस्कशन करना है। दूध भी इसी पायस का एग्जाम्पल है, जहां पर भौतिक अवस्था द्रव, परिक्षेपण माध्यम की भी, और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव। वसा, फैट, वसा, घी होता है ना, दूध से घी निकालते, दूध से दही जमाते, दही से घी निकालते, तो घी क्या है, घी तो तेल है, और आखिरकार एक भौतिक वसा है, और वो वसा उसी पानी में घुला हुआ था, कुछ इस तरह से घुला हुआ था कि दूध हमको देखने में एक ऐसा लगता था, अलग अलग नहीं दिखता था। तब हम उसको कहते हैं कि वो एक कोलाइड है और इसको हम पायस कहते हैं। ठीक है, तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, जब गैस में द्रव घुला, परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव, यानी गैस में द्रव। क्या यह संभव है? कभी तुम्हें लगता है ऐसा कोई चीज जहां पर गैस में द्रव घोली जा सके? जी हाँ, हवा में देखें तो बादल का टुकड़ा, बादल क्या है, पानी है, बादल में पानी है, और वो पानी गैस में घुली हुई है, यानी हवा में घुला हुआ, कुछ इस प्रकार से घुला हुआ है कि समान रूप से वितरित नहीं है। अगर समान रूप से वितरित होता तो बादल का टुकड़ा हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो संघनित है, एक निश्चित इलाके में है, लेकिन है वो कोई ठोस नहीं है, कोई द्रव नहीं है, कोई गैस नहीं है। देन व्हाट, बादल एक कोलाइड है। तो गैस में द्रव घुला हो, इसको हम द्रव एरोसॉल कहते हैं। ऐसे कोलाइड को द्रव एरोसॉल कहते हैं। और उदाहरण इसका है बादल। ठोस में गैस घोली जाए, ठोस में गैस है कोई दिमाग में एग्जाम्पल? या ठोस में गैस रबड़ है, जैसे रबड़ को पिघला के उसमें हवा भर दी जाती है, और हवा भरने के बाद फॉर्म बनाया जाता है, जिससे तुम्हारा गद्दा, तकिया, रजाई ये सब बनता है। तकिया वकिया बनाते हैं ना, फॉर्म की तकिया, या सोफे का कवर या सोफे का सीट बनाते हैं, तो क्या है उसमें, वो रबड़ है, पिघली हुई रबड़, दैट इज ठोस, और उसको उसमें हवा भर के उसमें बुलबुले बना दिए जाते हैं, जिससे कि वो स्पंजी हो जाए, फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो ठोस में गैस को भर के ठोस प्लेट बनाते हैं, और इसका उदाहरण है, सॉरी मैं बात कर रहा था, हाँ, ठोस में गैस की। ठीक है, तो इसका उदाहरण है रबर। या इसी तरीके से तुम ठोस में गैस मिलाकर, ठोस में गैस, जी हाँ, रबर। ठीक है, इसी तरह से हवा पत्थर होता है, उसके अंदर भी पोरस होते हैं, छिद्र होते हैं, पत्थर होता है जिसके अंदर छिद्र होते हैं और हवा होती है, थोड़ा सॉफ्ट होता है पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव में गैस। द्रव परिक्षेपण माध्यम मेरा द्रव हो, द्रव अवस्था में हो, और जो घोला जाए वो गैस हो, ऐसा जो कोलाइड बनता है इसको हम झाग कहते हैं। साबुन का झाग देखा ना कभी? एक बाल्टी पानी में सब डाल के इसको मिला दे, खूब जोर से मिला दे तो झाग बनता है। झाग क्या है? ध्यान से देखो, झाग क्या है? झाग में द्रव था, परिक्षेपण माध्यम तो द्रव था, उसमें हवा घुल गई है, और वो हवा जो है बुलबुले बना बना के एक इकट्ठा हो गई है, इसको हम झाग कहते हैं। तो झाग की भौतिक अवस्था
ठोस नहीं होती, द्रव नहीं होती, गैस नहीं होती, दैट इज कोलाइड। और उस कोलाइड को झाग कहते हैं, ये फेन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट हो सकता है कि जब ठोस भौतिक परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो और परिक्षेपण प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम भी गैस हो और परिक्षेपण प्रावस्था भी गैस हो, तो सोचो एक गैस को दूसरे गैस में घोला जाए तो बेटा गैस में कभी भी विसमांगी निकाय नहीं बनाता। गैस तो गैस में पूरी तरह से विलय हो जाती है, हमेशा समांगी निकाय बन जाता है। इसलिए गैस का गैस में कोलाइडी विलयन नहीं बनता, कोलाइडी निकाय संभव नहीं है, जबकि हमारा परिक्षेपण माध्यम गैस और परिक्षिप्त परावस्था भी गैस। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी कोलाइड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर जो निकाय होगा वो हो जाएगा क्या, समांगी, और तब वो बन जाएगा विलयन, और तब हम उसको कोलाइड नहीं कहेंगे। क्लियर? ये था कोलाइड्स का वर्गीकरण। बच्चों, कोलाइड्स के इस चैप्टर को समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो को देखना जरूरी है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैप्टर को समझने में दिक्कत तो होगी। इसलिए जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं वो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को यहीं रोकें और पहले इसके पिछले वीडियो को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनको मेरा पिछला मेरे चैनल पर पिछला वीडियो दिखाई देगा कोलाइड्स चैप्टर का, उसको पहले देखें जो कि इंट्रोडक्शन है। उसके बाद लौट के जब इस वीडियो को देखेंगे तब उनको ये चीजें ज्यादा अच्छी आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है? अगर ऐसा तुम लोगों ने भी पिछला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है पहले वो उसको देखे, फिर वो इसको लौटे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये 5 नंबर तुमको दिलाएगा, ये कोलाइड्स तुमको 5 नंबर यूपी बोर्ड एग्जाम में दिलाएगा। इसलिए इस पर पूरा एम्फेसिस दो, पूरा जोर दो। बहुत मैं कायदे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ इसमें। ये बड़ा आसान चैप्टर है और आसानी से नंबर तुमको दिला सकता है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दो। ठीक है? तो मैं ये कह रहा था, ये तो था कोलाइड्स का वर्गीकरण। कोलाइड्स कुल मिला के 9 प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 9वां केस होता नहीं है, तो कुल मिला के 8 केस है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ध्यान से देख लो क्या क्या लिखा होगा। भौतिक अवस्था के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया कोलाइड्स को। अभी फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं सॉल्व इसकी। ठीक है? मिटा रहा हूं मैं इसे। तो बच्चों आगे बढ़ता हूं। ये तो था भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइड्स का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो कोलाइड्स को 2 प्रकार के कोलाइड होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी। ये सवाल तुम्हारे बहुत पूछा जाता है, द्रव विरोधी कोलाइड्स क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड्स क्या है, दोनों में क्या अंतर है। तो बेटा बता दें कि द्रव स्नेही कोलाइड्स वो कोलाइड्स हैं जब किसी ठोस को किसी द्रव के संपर्क में लाकर आसानी से घोल दिया जाए और कोलाइडी निकाय बन जाए तो उसको द्रव स्नेही कहते हैं। जैसा नाम से जाहिर है कि ये द्रव के से स्नेह करते हैं, द्रव के संपर्क में आकर आसानी से कोलाइडी निकाय बना देते हैं। दूसरी बात, द्रव स्नेही कोलाइड्स की खास बात यह होती है कि जैसे अगर एक आटे को या अरारोट को पानी में घोलकर लेई हम बना लें तो हमारा ये आसानी से लेई बन जाएगी, हल्का सा गर्म करेंगे लेई बन जाएगी। तो ये द्रव स्नेही कोलाइड है। लेकिन अगर ये सूख जाए, इसको हम सुखा दें लेई को, और उसके बाद जो बचे मटेरियल को हम पीस के फिर से पाउडर बना के फिर से पानी में घोल दें तो ये दोबारा बन जाएगा। कहने का मतलब द्रव स्नेही कोलाइड्स अगर सूख जाए या यूं कहें कि उनका द्रव उड़ा दिया जाए, वाष्पित कर दिया जाए, तो बचा हुआ मटेरियल जो है पुनः द्रव के संपर्क में आकर कोलाइडी विलयन बना सकता है। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड्स को उत्क्रमणीय कोलाइड्स भी कहते हैं। उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, यानी इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उत्क्रमणी होते हैं,
वहीं पर द्रव विरोधी कोलाइड ऐसे होते हैं जो जल के संपर्क में या द्रव के संपर्क में आकर आसानी से कोलाइडी निकाय नहीं बनाते। उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं पेंट की, जैसे पेंट है, वार्निश में कलर को मिलाकर पेंट बनाया जाता है, लेकिन अगर तुमको कहा जाए वार्निश देते हैं और रंग देते हैं और तुम कहें इसको घोलकर पेंट बना दो, तो तुम पेंट नहीं बना सकते, क्योंकि पेंट बनाने का एक विशेष तरीका है, उस तरीके से ही वो कलर उस पेंट उस वार्निश में मिक्स होगा, अदरवाइज वो मिक्स नहीं होगा, नहीं मिलेगा, उसमें घुलेगा नहीं उस अनुपात में जो हम चाहते हैं, जैसा पेंट पे होता है वैसा विषवांगी निकाय नहीं बनेगा। हाँ, विशेष विधियों द्वारा इनको बनाया जाता है। दूसरी बात ये कि अगर कोलाइड्स बन भी गया, अगर हमने बना लिया और बनाने के बाद उसका इस्तेमाल किया और बचा हुआ कोलाइड हमारा रख गया, रखे रखे हमारा पेंट सूख गया, तो सूखने के बाद बचे हुए जो प्लास्टिक टाइप की निकल आएगा, उसमें बचा हुआ मटेरियल होगा, क्या उस मटेरियल को पुनः वार्निश में घोलकर पेंट बनाया जा सकता है? नहीं, फिर वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। तो ऐसे में हम ये कहते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड्स होते हैं उनका दोबारा नहीं बनाया जा सकता। एक बार सूख जाए तो खराब हो जाते हैं, तो दोबारा नहीं बनते, यानी कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये कोलाइड अनुत्क्रमणीय है, इनका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बड़े कायदे से समझाया था इस पॉइंट को कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी को, कि द्रव विरोधी कोलाइड्स जो होते हैं उनमें होता क्या है, इनकी संरचना में एक उदासीन कण होता है, उस उदासीन कण के ऊपर कुछ चिपके हुए अधिशोषित आयन होते हैं। इस प्रकार का होता है द्रव विरोधी कोलाइड, जहां पर उदासीन कण के चारों तरफ या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव आयन चिपक जाते हैं। इसको हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। जबकि द्रव स्नेही कोलाइड में भी लगभग होता तो ऐसा ही है, एक उदासीन कण होता है, इसके ऊपर कुछ आयन अधिशोषित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव, चिपक जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इनके ऊपर एक द्रव की लेयर होती है, द्रव की एक झिल्ली भी होती है, और इसी झिल्ली को हम रक्षी परत कहते हैं। रक्षी परत, ध्यान दें, ये रक्षी परत द्रव स्नेही कोलाइड में तो होती है, द्रव विरोधी कोलाइड में नहीं होती। बस यही पर अंतर है दोनों में, इसीलिए द्रव स्नेही कोलाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल हैं, स्थायी हैं, ये रक्षी परत की वजह से टिकते हैं, ये जल्दी नष्ट नहीं होते। लेकिन द्रव विरोधी कोलाइड आसानी से नष्ट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोई रक्षी परत नहीं होती। तो ये तो अंतर था द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड्स, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। बाकी तो हमने कोलाइड्स की विशेषता के बारे में पिछले चैप्टर में चर्चा कर लिया था, तो इसलिए वहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं चल रहा हूं कोलाइड्स बनाने की विधियां। कोलाइड्स बनते कैसे, तुम्हारे यहां बनाने की विधियां हैं और गुणधर्म। तो शुरू करता हूं, कोलाइड्स बनते कैसे हैं। तो बेटा यहां याद दिलाऊं तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था कि कोलाइड्स के कणों का आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के बीच का होता है, यानी कि इससे भी छोटे चले गए तो वो बहुत छोटे हो जाएंगे, तब वो विलियन कहलाएगा, और इधर अगर बड़े हैं तो वो निलंबन कहलाएगा। यानी कि इससे बड़े हैं तो निलंबन, इससे छोटे हैं तो विलियन, और बीच में है हमारा कोलाइड। तो बच्चों एक बात जान लो कि कोलाइड, किसी पदार्थ को कोलाइडी अवस्था में लाने के लिए अगर उसके कण बड़े हैं तो उनको तोड़कर छोटा करना पड़ेगा, अगर इसके कण छोटे हैं तो इनको जोड़ जोड़कर बड़ा करना पड़ेगा। तो जब हम छोटे छोटे कणों से मिलकर कोलाइडी निकाय बनाते हैं तो इसको हम संघनन विधि कहते हैं, संघनन विधि कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी बड़े कण को तोड़कर छोटे कोलाइडी कण बनाते हैं तो इसको हम परिक्षेपण विधि कहते हैं। मैंने नोट्स में डाला हुआ है, मैंने नोट्स भेजे थे, जिन लोगों ने नोट्स डाउनलोड कर लिए उनके बाद देखेंगे। 2 विधियां हैं, संघनन विधियां और परिक्षेपण विधियां। फिर क्लियर कर दूं, संघनन विधि में छोटे छोटे कणों को जोड़कर या आपस में संघनित करके एक कोलाइडी कणों के आकार में लाना,
ये कहलाता है संघनन विधि, और बड़े कणों को तोड़ तोड़कर कोलाइडी आकार में लाना ये कहलाता है परिक्षेपण विधि। ठीक, दो प्रकार की विधियां हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं पहले संघनन विधि। पहला काम मैं संघनन शुरू कर रहा हूं। ध्यान से देखो बच्चों, संघनन में क्या होता है, जैसे कि अधातुओं का कोलाइडी निकाय बनाना है। तुम जानते हो पदार्थ तीन प्रकार के धातुएं हैं, अधातुएं हैं और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसके साथ मेटलॉइड्स यानी उपधातुएं हैं। तो फिलहाल मैं यहां दो बातें कर रहा हूं, धातुओं के कोलाइड्स और अधातुओं के। फिलहाल अधातु का कोलाइड, तो अधातुओं के यौगिकों से का ऑक्सीकरण कर दिया जाए, ऑक्सीकरण विधि द्वारा अधातुओं के कोलाइड्स बनाए जाते हैं। अधातु का कोलाइड ऑक्सीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि कुछ रिएक्शंस हैं जो तुमसे पूछे जाते हैं, जैसे सल्फर का सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट की बात करते हैं तो H2S, सल्फर का जो कोलाइड निकाय बनाता है वो H2S है। H2S को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर S प्लस H2O सल्फर बनता है, या H2S को SO2 के द्वारा ऑक्सीकृत करने पर S प्लस H2O ये सल्फर का सॉल्ट बनता है। सल्फर के कण बनते हैं और ये पानी में वितरित हो जाते हैं, तो हमारा ये सल्फर का सॉल्ट होता है। सल्फर प्लस पानी, सल्फर के कण पानी में वितरित होते हैं, घुल जाते हैं, तो इस प्रकार एक कोलाइडी निकाय बनता है, ये कहलाता है सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट ये हुआ धातुओं का। बात करें धातुओं की, तो धातुओं का कोलाइडी निकाय बनाने के लिए हमें धातुओं का अपचयन करना पड़ता है, धातु लवण का अपचयन करना पड़ता है, धातु लवण का अपचयन करना पड़ता है। तमाम सारे धातु हैं, साल्ट हैं, उन साल्ट का अगर अपचयन करेंगे तो उनमें जो धातु होगी, धातु अपने मूल अवस्था यानी परमाणुविक रूप में आ जाती है, तो उसका कोलाइडी निकाय बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहां ले रहा हूं, जैसे गोल्ड का क्लोराइड AuCl3, Au की ऑक्सीकरण अवस्था यहां देखें तो +3 है। बच्चे बताया जा चुका है ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। गोल्ड की ऑक्सीकरण संख्या यहां +3 है। अगर इसका अपचयन SnCl2 से करा दें स्टेनस क्लोराइड से, तो ये +3 को छोड़कर Au यानी 0 यानी परमाणु, गोल्ड का परमाणु बन जाएगा और साथ में बन जाएगा SnCl4। तो ये जो गोल्ड बना, तो गोल्ड के जो कण निकलेंगे ये उदासीन होंगे और ये विलयन में वितरित होंगे, उसी विलयन में घुले होंगे, तो ऐसे में ये बन गया गोल्ड का सॉल्ट। इसे कहेंगे गोल्ड सॉल्ट। क्लियर है? धातुओं के लवण का अपचयन करने पर शुद्ध धातुओं के कोलाइडी निकाय बनते हैं। इस विधि को अपचयन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन। तो बच्चों बहुत से ऐसे लवण हैं जिनका जल अपघटन कराए तो उस धातुओं के हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बन जाते हैं। बहुत से ऐसे लवण हैं जिनका जल अपघटन करने पर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बनते हैं। इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पास एक लवण है FeCl3, ठीक है, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें बन जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्राप्त होगा। ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl प्राप्त होगा। तो 6 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा इसका कोलाइडी विलयन बन जाएगा, क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड की सतह पर यहां मौजूद फेरिक आयन चिपक जाएंगे, जैसा कि हमने बताया था, तो इसका कोलाइडी निकाय प्राप्त हो जाता है। ये भी एक विधि है लवण से हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड का परिक्षेपण, कोलाइड बनाना। ठीक है, तो ये एक विधि थी। इस प्रकार से भी कोलाइड बनाया जाता है।
संघटन विधियों के बाद बात करें परिक्षेपण विधियों। परिक्षेपण विधियां ध्यान दें। परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि में मैंने बताया कि बड़े कणों को तोड़कर छोटा कण बनाना, ये प्रक्रिया हमको करनी है। इसके लिए जैसे बेटा पहला है यांत्रिक परिक्षेपण। यांत्रिक परिक्षेपण, तो यांत्रिक परिक्षेपण में क्या है बेटा, होता क्या है कि जैसे हमारे पास बड़े कण हैं और जैसे घरों में चक्की होती थी जिसमें वो दाल दरने वाली चक्की होती थी ना, वो चना दरते थे जिसमें, तो ऐसी एक चक्की होती है, लेकिन उसमें घरों में तो पत्थर की होती थी, यहाँ पर स्टील की होती है। स्टील की चक्की है, घर वाली चक्की में खास बात होती थी खाली ऊपर का हिस्सा ऐसे गोल गोल घूमता था, नीचे का स्थिर होता था। लेकिन यहाँ ऊपर का हिस्सा इधर घूम रहा, नीचे का हिस्सा अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा, यानी एक इधर की तरफ और दूसरा इधर की तरफ, या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दो पार्ट घूम रहे हैं। ठीक, यहां पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और जैसे उसमें चक्की में वो बीच से दाना डालते थे और साइड से गेहूं डाल के पीसा जाता था, आटा निकलता था, या चना डालकर जो है बेसन बनाते थे, तो जो एक घरों में सामान्य प्रक्रिया चक्की होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार की लगभग चक्की होती है, जिसके स्टील के दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं। उनमें बीच में हम जो खास तौर से पदार्थ डालते हैं जिनका कोलाइड निकाय बनाना है, और साइड से हमारा कोलाइड बनकर निकलता है। वहां पर जो बड़े कण होते हैं पिस जाते हैं, पिस कर छोटे कण बन जाते हैं और वो पेस्ट वो नीचे निकलते हैं। इन सब विधियों द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड्स बनाए जाते हैं। द्रव स्नेही का तो बड़ा आसान है, वो तो ऐसे ही घुल के बन जाते हैं। तो ये सब जो मैं विधियां बता रहा हूं, ये सब द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की है। ऐसे हमने कहा था ना कि पेंट को अगर आप वार्निश में कलर घोलकर पेंट बनाने की कोशिश करो तो नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन परिक्षेपण विधि में, यानी कि ये चक्की वाली जो विधि मैंने आपसे कही, इसमें अगर वार्निश और कलर मिला के डाला जाए और चक्की को बहुत तेज घुमाया जाए तो वो मिक्स हो जाएंगे, और तब जो कोलाइड बनेगा, पेंट प्राप्त होगा, साइड से प्राप्त होता है। ठीक है, चित्र बना हुआ है, नोट्स में नीचे होगा, वहां चित्र देख सकते हो। परिक्षेपण माध्यम, इसको कहते हैं यांत्रिक विधि। दूसरी एक विधि है जिसमें हम कहते हैं विद्युत परिक्षेपण। विद्युत परिक्षेपण ये जरा समझने की चीज है। विद्युत परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण में क्या करते हैं कि हमारे पास एक बर्तन ले लेते हैं हम लोग, इसमें एक दूसरा बर्तन रख लेते हैं और इस बर्तन को यहाँ पे बर्फ लगा देते हैं और ठंडा कर देते हैं, जिससे ठंडा रहे, ये वाला विलयन ठंडा रहे। इसमें तल बने हुए इसका विलयन ले लेते हैं, डायोड चले हुए। ठीक है, अब जिस धातु का हमें कोलाइड बना, जैसे मेटल्स के जब कोलाइड बनाने होते हैं, जैसे कहा गया कि सोने का कोलाइड बनाओ, गोल्ड का, तो मेरे पास गोल्ड की दो छड़े। अब गोल्ड को हम पानी में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा, संभव नहीं घुलना, लेकिन हमको इसका विलयन बनाना है, कोलाइडी निकाय बनाना है। तो कोलाइडी निकाय बनाने के लिए हमने क्या किया, गोल्ड की दो छड़ें ले ली और दोनों छड़ों को बैटरी से जोड़ दिया, कोई तेज बैटरी से। और जब बैटरी से जोड़ने के बाद अगर इन छड़ों को हमने यहां लाकर एक दूसरे में ऐसे ऐसे स्पार्क कराया, ऐसे 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 दोनों को ऐसे ऐसे करके स्पार्क कराया, तो क्या होगा, बैटरी से जुड़ी है, बड़ी तेज आग लग जाएगी, स्पार्किंग होती, धार धार करके स्पार्किंग होती है, बड़ी तेज स्पार्किंग होती है इसकी। ठीक है, तो ये जो स्पार्किंग में क्या होगा कि ये जो छड़ है, जो दोनों छड़े हैं, गोल्ड है, वो गोल्ड ऐसे जब लड़ेगा तो वो एकदम पिघल जाएगा, और पिघल क्या जाएगा, वो सीधे वेपर में आ जाएगा, सीधे भाप में बन जाएगा, और वो भाप इस विलयन में घुल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विलयन है। तो ये एयू के भाप का मतलब परमाणु के रूप में आ जाएगा, और तब ये परमाणु इसमें घुल जाएंगे, और तब ये जो विलयन बनेगा ये गोल्ड का कोलाइडी विलयन बन जाएगा, कोलाइडी निकाय बन जाएगा। ठीक है, इस विधि द्वारा धातुओं के कोलाइडी निकाय बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेप्टीकरण।
पेप्टीकरण। ये पेप्टीकरण क्या होता है? तो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है पेप्टीकरण, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। पेप्टाइजेशन क्या है, पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण दरअसल, नोट कर लो इसको पहले, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को उचित विद्युत अपघट्य में घोलने पर ताजे बने हुए अवक्षेप का कोलाइडी निकाय बन जाता है। इस घटना को पेप्टीकरण कहते हैं। ठीक, देखना जरा क्या होता है। अवक्षेप जानते हो? शायद देखा नहीं होगा, कोशिश करता हूं। दरअसल एक पात्र में, एक बर्तन में हमने ले लिया, मान लिया फेरिक क्लोराइड, FeCl3 का विलयन। यह FeCl3 एक लवण है, इसको पानी में घोलकर इसका विलयन बनाया गया है और यह विलयन बिल्कुल पारदर्शी होता है, हल्के से पीले रंग का होता है, हल्का सा पीला रंग का विलयन होता है, लेकिन इसको आर पार देख सकते हो, पानी जैसा होता है, बिल्कुल पारदर्शी, इसमें कोई कण नहीं होते, पूरा विलयन होता है। दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा ले लिया एक दूसरे पात्र में अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बिल्कुल पारदर्शी होता है बेटा, बिल्कुल पानी जैसा, इसका कलर भी बिल्कुल पानी जैसा है। हाँ, गंध जरूर होती है बाकी, और इसमें कोई तुम अगर इसको देख के कहो तो जान नहीं पाओगे कि ये पानी है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, बिल्कुल पानी की तरह ट्रांसपेरेंट। यानी ये भी पूरी तरह से द्रव है, ये भी पूरी तरह से द्रव है, दोनों ही बिल्कुल पारदर्शी है। लेकिन जब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस फेरिक क्लोराइड में मिलाया जाता है तो होता क्या है? तो बेटा ऐसा कुछ बनता है, यहां पे तुम देखोगे कण बनना चालू हो जाते हैं और ये ठोस कण जेल टाइप के, जाला टाइप का कहें या इसको कुछ धुआं टाइप का तुम्हें, या रुई जैसा इसमें कुछ बनना लगता है। ठीक है, तो ये जो भूरे भूरे रंग का रुई जैसा पदार्थ बनने लगता है, यही अवक्षेप है। धीरे धीरे करके ये अवक्षेप नीचे की तरफ आता है और नीचे बैठने लगता है। ठीक, और नीचे बैठते बैठते जब बैठने लगेगा तो थोड़ी देर बाद तुमको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये नीचे तो ये भूरा भूरा हो जाएगा, ऊपर साफ पानी दिखाई देगा, बिल्कुल पारदर्शी दिखाई देगा। तो ये जो है नीचे रुई जैसा पदार्थ धीरे धीरे ठोस होता जाएगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH का होल थ्राइस। ये जो बना, ये बना FeOH का होल थ्राइस। अब बेटा इसको छानकर हम निकाल लें, ये अवक्षेप छान लें, पानी पानी फेंक दें, ये जो ठोस पदार्थ बन रहा है इसको हम निकाल लें और इस फेरिक हाइड्रोक्साइड को एक परखली में ले लें। यहां पे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक, ये कण होते हैं, ठोस होंगे, ये अभी पूरी तरह से ठोस नहीं हुए लेकिन ठोस होने की प्रक्रिया में है, धीरे धीरे पास पास आ रहे हैं, अभी ये दूर दूर है थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, अब इसमें फिर से हम ये फेरिक क्लोराइड का विलयन जो ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, इस फेरिक क्लोराइड का विलयन में क्या था? फेरिक आयन थे और क्लोराइड आयन थे। फेरिक क्लोराइड लवण है, विलयन बनाएंगे, आयनों में टूट जाएगा, फेरिक आयन और क्लोराइड आयन में। तो ये जो विलयन था, इस विलयन को इसमें अगर हम फिर से डाल दें तो होगा क्या? ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के उदासीन कण है ना, ये उदासीन कण जो देख रहे हो, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का उदासीन कण, और बड़ा बना दें, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का उदासीन कण, ये वाला, ठीक है ना, और इसके जो आयन है, ये फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन इसकी सतह पर चिपकने लगेंगे, हर कण की सतह पर चिपकने लगेंगे, अधिशोषण चालू हो जाएगा। तो ये जो फेरिक आयन इसकी सतह पर चिपक रहे हैं, तो ये बन गया कोलाइड। हमने तुमको बताया था कि कोलाइड में एक उदासीन कण होता है, उसकी सतह पर आयन कुछ चिपक जाते हैं।
तो यहां क्या होगा कि ये जो ताजा बना हुआ अवक्षेप था, इस ताजे बने हुए अवक्षेप में FeCl3 बाद में मिलाया हमने, उचित विद्युत अपघट्य यानी FeCl3 मिला दिया। तो इस ये फेरिक हाइड्रोक्साइड था, फेरिक हाइड्रोक्साइड में FeCl3 का विलयन मिलाकर इसको हिला दे तो FeCl3 के जो ये आयन हैं वो इनकी सतह पर चिपकने लगते हैं और चिपक के फिर वो इस तरह का बन जाता है और इसको हम कहते हैं कोलाइडी निकाय। ठीक है, तो तुमने देखा यहां पर हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड को, एक सॉल्ट था, फेरिक क्लोराइड से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी अवक्षेप बनाया। फेरिक क्लोराइड क्योंकि एक लवण था, इस लवण को हमने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन बनाया। इस घटना को पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था बात बनाने की विधि को। एक बार दिमाग में बैठा दो, मैं आधे मिनट का ब्रेक देता हूं। हाँ, समझ गए पेप्टीकरण। अब चूंकि ये बन गया, कोलाइड बन गया, लेकिन बनने मात्र से कुछ नहीं होता, अब हमको इसका शोधन करना पड़ेगा। कोई भी चीज जब हम केमिस्ट्री में बनाते हैं तो बनाने के बाद पहले उनको साफ करना, शुद्ध करना जरूरी है, और उस शोधन की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। ठीक है, चलो अपोहन को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालता हूं। फिलहाल आज यहीं तक कि हमने आज सीखा कि कोलाइड का वर्गीकरण, कौन कितने प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, फिर हमने सीखा द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं, फिर हमने सीखा कि कोलाइड्स को बनाया कैसे जाता है, कोलाइड्स बनाने की विधियां क्या है। 2 प्रकार की विधियां हैं, संघनन विधि, परिक्षेपण विधि। संघनन विधि में ऑक्सीकरण है, अपचयन है, जल अपघटन है, और परिक्षेपण विधियों में हमने देखा यांत्रिक विधि है वो चक्की वाली, दूसरा विद्युत वाली जिसमें हमने विद्युत ताप से बनाया, और तीसरा पेप्टीकरण। इतना आज हमने इस चैप्टर में सीखा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम शोधन करेंगे और कोलाइड्स के गुणों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाओ। मैंने अपने चैनल पर, इसी चैनल पर टेलीग्राम में अपने नोट्स डाल दिए हैं, वहां पर लिखे हुए हैं, नहीं समझ में आता वहां से तुम नोट्स कर सकते हो। ठीक है, पहले मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, वहां से उसको मेरे अगर फिर भी नहीं मिलता है तो मुझे फोन करना, किसी को जरूरत होगी तो मुझे फोन करना, कैसे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी और ऑल द बेस्ट। जारी करो और याद चीजों को याद करते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो और लॉकडाउन में अपने अपने घरों में सुरक्षित रहो। थैंक यू।